देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं भादरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और यहाँ सहकारी समितियों के चुनाव जो घोषित हुए हैं उसके विषय में चर्चा की जा रही है। पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जो है उनके नेतृत्व में और विभिन्न समितियों के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं जो चुनावी चर्चा में भाग लेने के लिए, और किस उम्मीदवार को कहाँ से खड़ा करना है, किस प्रकार के इस प्रकार के जो कितनी समितियाँ हैं, सभी बातें हम संजीव बेनीवाल से पूछेंगे और लोगों की बातें भी सुनेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नहीं जुड़े वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भादरा व आसपास के समाचार आपको देते रहें। समय समय पे जो अपडेट होते हैं वो आपको मिलता रहे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। व्यक्तिगत इंसानियत की तो मैं ये मानता हूँ कि इस समय हमारे जो विधायक हैं वो उन सब से नीचे हैं, एकदम नीचे। क्योंकि भारतीय पार्टी पहले कभी ऐसी रही ही नहीं जो इस प्रकार की है। आज जब 5 चरणों के ये चुनाव है, ये हमारी अग्नि परीक्षा है। ये बात करके आप चलिए, और ये चुनाव हमें बहुत बल देंगे, ये चुनाव हमें बहुत शक्ति देंगे। अगर इस चुनाव में क्योंकि घर करके अपने बैठे अपने कमजोर पड़ गए तो फिर अपने लिए दुखदायी हो जाएगा। इसीलिए पूरे जोश के साथ हमें लगना पड़ेगा। घसीराम जी, ग्राम सहकारी समिति का चुनाव जो कार्यक्रम है, प्रथम चरण में जो जीएसएस का नाम है अनूप शहर, बानगढ़, बांगवा, छानीबड़ी, बिराड़, मलखेड़ा, सरदारगढ़िया, डुंगराना, कलाड़ा और गोगामेरू। और हमारे जो चुनाव के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हैं वो आदरणीय श्री सुल्तान सिंह जी बेनीवाल है, मंच पर आप विराजमान हैं। और प्रथम चरण के प्रभारी श्रीमान भीम सिंह जी फड़ोलिया साहब हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो इनके फोन नंबर भी आपको यहाँ ऑफिस में भी चस्पा कर देंगे और जारी भी कर देंगे, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नामांकन प्रथम दाखिल करने का जो दिन है प्रथम चरण में वो है 24/11/2022। इसी महीने की 24 तारीख 9 बजे से 12 बजे तक अपने जो नामांकन पत्र है वो दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन 24 तारीख को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगी और इसी दिन नाम वापसी 5:30 बजे तक। अगर कोई नाम वापसी लेना चाहे तो 24 नवंबर 2022 5:30 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव होगा 1 दिसंबर 2022 को और चुनाव का समय है 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक। और जो पदाधिकारियों का निर्वाचन होना है वो 2 तारीख को होगा, 2 दिसंबर 2022 10 बजे से 11 बजे। ये सारा चुनाव कार्यक्रम है और राष्ट्रवर्धन जी से मेरा निवेदन है कि आप इसको सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दें। अब जिस प्रकार के आगामी को मुंसरी ब्लॉक का भी चुनाव आ गया है और उसमें भी जहां जहां हमारे संपर्क हो उस ब्लॉक में व्यक्तिगत देते हुए उस चुनाव को भी हमें जीतना बहुत जरूरी है। चुनाव की एक बात है कि चुनाव में हार जीत तो मायने नहीं रखती, लेकिन अब स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि हम एकदम थोड़ा खा ही नहीं सकते। अब हमें एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा
क्योंकि अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो इस दौर में 4 साल का जो दौर बीता है, हम पर कितने अत्याचार हुए हैं, कितने झूठे मुकदमे हुए हैं, उसका अगर हम हिसाब लगाएं तो भादरा के पिछले 50 साल पीछे छूट जाएंगे। इतना नादिर शाही का ये काल रहा है। और प्रदेश में जितने भी निम्न स्तर के अधिकारी थे, कमीशन खोरी के लिए सारे के सारे अधिकारियों को भादरा क्षेत्र में लाके बैठा दिया। सारे सार्वजनिक दफ्तर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय की तरह काम करते हैं। लोगों तो ध्वस्त हुआ ही है, सच्चाई का भी गला घोट दिया गया बिल्कुल। और हालात आपको बताऊं, कल शाम को कानून व्यवस्था किस प्रकार से ध्वस्त हुई है भादरा क्षेत्र में, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताजा। बड़े दुख की बात है, कल शाम को एक बुजुर्ग महिला को जो चिट्टा करने वाले नशाखोर लोग थे, जो थाने तहसीलों तक जाके चौधर करते हैं लाल भाला पहन के, इस प्रकार के लोग, नशाखोर लोग, उन्होंने 80 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला को पहले लूटा, उसके कानों के खींच लिए, बिंटियां खींच ली और धारदार हथियार से उस पर वार किए। आज सुबह उसकी हत्या हो गई। रात को उसकी घटनास्थल पर हत्या हो गई थी। चोरियां तो रोज होती है यहाँ, इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि की सरपरस्ती है, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। क्योंकि जब हमारा शासनकाल था, माननीय संजीव जी बेनीवाल का शासनकाल, तो एक अपने को ये आत्म संतोष तो है ही कि अधिकारी जितने भी आए वो अधिकारी एक सामाजिक स्वरूप के अधिकारी थे। और हमारी भी विधायक की तक सीधी पहुंच हर कार्यकर्ता की थी, बीच में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के अहंकार और घमंड तो है ही नहीं, लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधि में जिस प्रकार का अहंकार, जिस प्रकार की वो अपने मुख की मुद्राएं बनाते हैं, दूसरे को छोटा समझते हैं, दूसरे को हीन समझते हैं, दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, दूसरे को पागल समझते हैं। क्या कार्यकर्ताओं ने आपको जिता करके बहुत बड़ी गलती कर दी? आप बन गए तो आप बहुत समझदार हो गए और आपको बनाने वाले मूर्ख हो गए। ये भी पार्टियों ने चला दिया, झूठ पर झूठ, जो बीमे का मामला हो उस पर झूठ, और जो किसान भवन पर कब्जा करने का मामला हो उस अन्याय को, उस झूठ को सब साबित करने के लिए झूठ पर झूठ, चैनल में सिंचाई पानी का मामला हो उस पर झूठ पर झूठ, हर प्रकार से ये जो शासन रहा है झूठ का शासन रहा है। और भादरा की अपनी पार्टी कभी नहीं रही, क्योंकि मंच पर भी बहुत संख्या लोग बैठे हैं, घासीराम जी पुनिया जैसे, जिन्होंने बहुत शासन देखा है। लेकिन आज हर व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। गलती कहीं कहीं हमारी भी नहीं है। पिछले चुनाव में अगर हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ देते तो आज ये नौबत नहीं आई। विधायक जी के शासनकाल में स्थानांतरण बहुत हुए। बाहर के लोग जितने ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में बाहर से जितने कर्मचारी भादरा तहसील लाए गए, उतने ना तो पहले कभी लाए गए और आगे भी मुझे संभव नहीं दिखता। इतने कर्मचारी बाहर के यहाँ आए। और आज अगर आपको कोई ट्रांसफर करवाना हो तो आपको इतनी मिन्नतें करनी पड़ती है, माड़ा अलग बनाओ, प्रोग्राम अपने घर पर अलग करो और चंदा राशि अलग दो। हाँ हाँ बिल्कुल, चंदा राशि ये होता है। लेकिन पिछले भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में ये कभी नहीं हुआ। हम तो क्या करते हैं कि जब भादरा कई बार विधायक जी कहते हैं बात सही है, टेस्ट चेंज करने की आदत है, और उस टेस्ट चेंज करने की आदत ने ही आज हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भादरा की जनता को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया
जिस मोड़ पर बर्बादी के अलावा कुछ है नहीं। ऐसा पहले कभी होता नहीं था, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण, छोटी छोटी नाराजगियों के कारण बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लेते हैं। उसी का परिणाम आज भुगतना पड़ा है। पिछले कार्यकाल में इतने सार्वजनिक काम हुए, चाहे अंडर ब्रिज हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे सड़क हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत काम हो। अब अगर कोई ये झूठ बोलता है तो मैं उसको सार्वजनिक चुनौती देता हूं कि वो मूर्ति चौक पर बहस करे। पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल की तुलना में पिछला कार्यकाल हमारा 100% था, तो ये कार्यकाल 5% भी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कागज बोलते हैं। लेकिन हमने काम का मोल नहीं समझा। कई बार दुख इस चीज का होता है, कई बार तकलीफ इस चीज की होती है कि हमने काम का मोल नहीं समझा। हमने एक सज्जन और शरीफ व्यक्ति की कीमत नहीं समझी। हमने तो बस टेस्ट करने की आदत को जारी रखा। इसी के कारण ये हालात पैदा हो गए। वरना आज हमें ऊंची आवाज, नेता जनता का सेवक होता है, और जो नादिरशाही करके अपने आप को हुक्मरान समझने लग जाए, तो उसका मतलब कहीं न कहीं उस जनता ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के हमारे जो शासक हैं वो अपने आप को राजा समझने लगे, हुक्मरान समझने लग गए। काहे के हुक्मरान? लोकतंत्र में कोई हुक्मरान नहीं होता। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है, और उसका केवल और केवल अर्थ यह है कि वो जनता का सेवक हो। लेकिन आप अगर उनके पास जाएंगे, बात करेंगे, तो आपको सही उत्तर कहीं मिलेगा ही नहीं। आप जोर जोर से बोलिए, खूब जोर से बोलिए, खूब भद्र भाषा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सच्चाई को नहीं छू सकती। सच्चाई कभी नहीं छू सकती। आपने जिस प्रकार भादरा में 4 साल में व्यक्तिगत कुंठा, द्वेष की राजनीति करने का काम किया है, वो भादरा इतिहास में भादरा के चरित्र पर एक प्रकार से कलंक लगाने का आपने काम किया है। और उस कलंक को धोने के लिए हमें छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर एक होना पड़ेगा। उद्घोष करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को जोरदार तालियों के साथ। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो चुनाव अभी जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और एक तरह से ये कार्यकर्ता चुनावी प्रशिक्षण कार्यशाला कोऑपरेटिव चुनाव की करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने समय निकाल कर इस चुनाव के विषय में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में भाई सुल्तान सिंह जी बेनीवाल साहब, जो कि वो लगायो कि गुंटू कट्टो पड़ा है ये मित्र पर, और कोऑपरेटिव बैंक की हमारी मंडी भी आप जानते हो। तो इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव के बारे में एक तरह से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि आदरणीय सुल्तान जी को इस चुनाव के लिए इस विधानसभा क्षेत्र का एक तरह से प्रभारी चुनाव का पूरे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का संचालन हम सब कार्यकर्ता मिलकर के विधिवत तरीके से और भली भांति हम कर सके। तो सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मैं अपनी बात कुछ आपको विस्तार से कहूँ, मैं पहले निवेदन करूँगा भाई सुल्तान सिंह जी से कि आप आए और इस सहकारिता के बारे में, कोऑपरेटिव पर भी अपने विचार रखें, और इस चुनाव के बारे में भी बातें, इस चुनाव के कार्यक्रम, किस तरह से चुनाव होना है, इस बार किस तरह का नियम बनाए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से अपनी बात करते हैं भाई सुल्तान जी। आज के इस शिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संजीव जी, घासीराम जी, नथुराम जी, विभिन्न ग्राम पंचायतों से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण और
सभी सहकारी बंधुओं को। जैसा आप सभी जानते हैं कि लगभग 11 साल बाद 11 साल पहले सहकारी समितियों के चुनाव हुए थे, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के, उसके बाद में चुनाव हुए। लेकिन हमारे गांव में जो सहकारिता की स्थिति है उसको हम लोग मेंबर तो लगभग गांव में सभी लोग सहकारी समितियों के बने हुए हैं। किसान भाई हैं, किसी की उसमें 1 लाख 1.5 लाख लोन की लिमिट होती है, वो भी ले रखी है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। हालांकि हमारे ग्रामीण किसान का कोई भी मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम उसकी गतिविधियों के प्रति रुचि कम रखते हैं। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। अगर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति गांव में अगर अच्छी तरीके से काम करे तो किसी भी किसान को खाद की दवाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उचित मूल्य पे वहाँ ही मिलेगी। लोन उसको हर 6 महीने के बाद जो क्रेडिट लिमिट मिलती है 1 लाख 1.5 लाख रुपये, वो बिना ब्याज का मिलता है। खाद बीज दवाई वहीं से मिल गई। गेहूँ जो कोटे की गेहूँ आती है हमारे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गेहूँ मिलता है, वो भी आजकल प्राइवेट डीलर बहुत जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी ग्राम सेवा सहकारी समिति। अगर हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति अच्छी तरीके से काम करने वाली हो और उसमें अगर वो चाहे ये काम मेरे को करना है तो प्राइवेट डीलर की बजाय उसको वो काम मिलेगा, प्रायोरिटी उसको मिलेगी। वो प्राइवेट इसलिए करता है कि वो सहकारी समिति का जो हमारी प्रबंधकारिणी जो आज इकट्ठे हुए हैं जिन कार्य के लिए, प्रबंधकारिणी को हम इस तरह से साधारण से लोगों के नाम लिख देते हैं कि ये जीत गया, ये हार गया, ये प्रबंधकारिणी बन गई, वो नहीं जानते हैं, नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, अंगूठा लगाते हैं या व्यवस्थापक जैसे ही साइन वाइन करवा लिए और हकीकत ये है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति बहुत ही मजबूत एक संस्था है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ग्राम पंचायत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति है। ग्राम सेवा सहकारी समिति एक इंडिपेंडेंट संस्था है। उसमें जो कर्मचारी होते हैं उसकी तनख्वाह भी वो समिति देती है। उसका मालिक कौन है? समिति का बोर्ड। आमतौर से मैंने देखा है, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार भी रहा हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट का 3-4 साल, MD भी रहा हूँ और इंस्पेक्टर भी रहा हूँ आपके क्षेत्र में। तो मैंने 15 साल सहकारिता में काम किए। पुराने लोग काशीराम जी हमारे चेयरमैन भी रहे, विक्रय में मैनेजर रहा हूँ। काफ़ी लंबा मेरा यहाँ ये आपकी जो मंडी है शिवपुर मंडी, इसमें भी खरीद मैंने बहुत सालों तक आपके सभी मैंने करवाई थी। पहले बंद था यहाँ और सारी खरीदें मैंने यहाँ करवाई थी। तो कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट आप भी वो विक्रय समिति बहुत अच्छा काम कर रही है और खाद बीज दवाई अवेलेबल करवाती है। लेकिन गांव में जो ये संस्था है GSS, इनकी एक्टिविटी कुछ समितियों को छोड़ते अच्छा नहीं। वो एक व्यवस्थापक होता है, आजकल ज़्यादातर तो प्राइवेट ही, सरकारी व्यवस्थापक भी नहीं रहे। वो सहायक व्यवस्थापक के नाम से कुछ गाँव वाले हैं, कई जगह दूसरे भी हैं, लेकिन वो ढंग से काम नहीं करते। क्यों कि जो हमारी प्रबंधकारिणी है जिसका हम चुनाव करने जा रहे हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि उसमें संस्था में सबसे मजबूत प्रबंधकारिणी का ही सब कुछ होता है। उसको रखने वाला कोई है, उसको हटाने वाला भी प्रबंधकारिणी है। यहाँ तक आपको बता दूँ कि MD सहकारी बैंक का, केंद्रीय सहकारी बैंक का MD एक व्यवस्थापक को नहीं हटा सकता, प्रबंधकारिणी हटा सकता। इतने अच्छे लोग हैं आज के तारीख। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप इन संस्थाओं के प्रति थोड़ा जागरूक हो। अब बहुत अच्छा मौका है, चुनाव हो रहे हैं, तो आप अच्छी प्रबंधकारिणी का चयन करें। अच्छी का मतलब क्या हुआ कि जो उसमें रुचि रखते हो, कम से कम अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 1-2 मेंबर हो तो ऐसे होने चाहिए जो इस सहकारिता की प्रक्रिया को समझने वाले। क्यों? जैसे किसी को अध्यक्ष आपने बना दिया, बैंक से पैसा आता है, चेक
कट करके बैंक से जब पैसे ड्रा होते हैं तो उस पर व्यवस्थापक के भी साइन होते हैं और अध्यक्ष जी के भी साइन होते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी को पता नहीं है कि वो कौन सा जो चेक है क्या लेने जा रहा है, जमा किया कि नहीं किया, किसी का नाम लिखा कि नहीं। ऐसी अनेक शिकायतें गाँव में हैं कि मैंने तो लोन लिया नहीं, मेरा नाम लिख रखा है कि नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वो प्रबंध कारिणी की ढिलाई। अध्यक्ष जी को पता ही नहीं है, साइन कर दिए, वो व्यवस्थापक ने पैसे लिया है, उनको दिया नहीं दिया, क्या किया, कुछ नहीं पता नहीं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार एक गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट भी किया है, 8वीं पास कम से कम मेंबर। पहले तो अनपढ़ के इसमें मेंबर थे, इस बार ये लागू किया है। तो इसीलिए लागू किया है कि ये एक तरह से फाइनेंशियल लेन देन होता है, पैसे का लेन देन है, आदमी का लेन देन है, तो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। इसलिए वो 8वीं पास की इसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित है। अभी इसका कार्यक्रम तो आप सबको पता ही है कि 5 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अपनी अपनी समितियों की तारीख आप सबने देख ली होगी कि भी वोट किस दिन पड़ेंगे। तो मैं कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें जो समिति का वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है, प्रारंभ में स्टार्ट वहाँ से होता है, तो कई जगह तो प्रकाशित हो गई है, प्रथम चरण वालों की प्रकाशित हो गई है। उसको अंतिम करने से पहले आप लोगों ने देख लिया क्या उस वोटर लिस्ट को देखा है किसी ने? आप कईयों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप आज जा करके व्यवस्थापक से वोटर लिस्ट देखें, उसके पास मिलेगी, कॉपी भी ले सकते हैं आप, और उस वोटर लिस्ट में देखें कि आपका वोट है नहीं है। आपका किसी और आपका साथी है, आपका पड़ोसी है, किसी ने मान लो लोन ले रखा है और उसका भाई के नाम उसकी नहीं है, या नाम किसी का गलत एंट्री कर रखा है, तो आपको उस वोटर लिस्ट को चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद में अगर आपको कोई उसमें दिक्कत आती है तो आप लिख करके और उस व्यवस्थापक को वो ऑब्जेक्शन दे दें। जिस दिन 4-5 दिन बाद में वो इलेक्शन ऑफिसर वापस आएगा तो वो आपको जांच करेगा कि ये ऑब्जेक्शन आया है, उस दिन आप उपस्थित रहेंगे और उसको वोटर लिस्ट को सही करवाएंगे। अभी टाइम है उसकी। अभी फर्स्ट चरण वालों की जाँच की मेरे ख्याल से 19 तारीख है, 19 है ना, 19 तारीख नहीं, वो 19 है, बता रहे हैं 19 तारीख, 19 तारीख तक के वो आप उसमें दुरुस्ती करवा सकते हैं। आगे वाले चरणों की तो और आगे डेट है, तो आप अपनी अपनी वोटर लिस्ट चेक कर लें। सबसे पहले तो ये चीज़ जब वोटर लिस्ट फाइनल होगी उसके बाद में आप इस बार जो पहले 8, 9, 10 वोट अपने डालते थे, एक ही वोट होता था, उसमें 10-10 मोहरें लगानी, 8-8 मोहरें लगानी, बड़ा मुश्किल काम थी। इस बार थोड़ा इसमें आसानी कर दी है, वार्ड बना दी। गांव में वार्ड बन गए, आपको पता है सब वार्ड जो पंचायत के वार्ड हैं और ये वार्ड डिफरेंट अलग अलग है। हाँ, इसमें वार्ड कैसे बनाए वही बता देता हूँ आपको कि जो प्रवेश संख्या है, जिस दिन आप सदस्य बने हो, जिस तारीख, उस हिसाब से एक रजिस्टर होता है, सदस्य रजिस्टर होता है। सारी सभी GSS ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एक सदस्य का रजिस्टर होता है। उसमें जो जो मेंबर बनते हैं वो क्रमवार लिखते जाते हैं। उसमें भी ये मेंबर इस तारीख को बना, ये मेंबर इस तारीख को बना। तो जो आपके टोटल मान लो 400 मेंबर हैं आपके ऋणी सदस्य, तो 400 को 12 वार्ड में विभाजित करना है। 12वां वार्ड को एक जो ऋणी सदस्यों का उसको छोड़ दीजिए आप, बाकी जो ऋणी सदस्य हैं उनको 11 वार्डों में डिवाइड कीजिए। 400 मान लो आपके, तो 11 से भाग दे दो, तो 35-40 के आसपास एक वार्ड का उसमें वोटर हो, और वोटर को 1 से 40 तक, 40 से 80 तक जो प्रवेश संख्या है उसके अनुसार ही वो वार्ड वो बराबर होगी, मत संख्या से कम ज़्यादा नहीं। तो उसमें आपको फायदा ये है कि आप वार्ड में आपको बड़ा होना है, उसमें 2 या 3 जो भी खड़े होते हैं वो उनमें ही एक वोट डालते हैं। वो 8 लोग वोट वाला इस बार कोई समस्या नहीं, एक ही वोट, और वोट भी 40-45 किसी के ज़्यादा है तो 50-60 तक ऐसे ही वार्ड है। तो उसमें आप चुनाव के लिए अलग अलग एक वोट डाल सकते हैं। इसमें वार्ड मेंबर बनने के बाद में अगले दिन उसमें पदाधिकारियों का चुनाव होगा।
उसमें जो फार्म भरना है, जो खड़ा होगा उसको फार्म भरना पड़ेगा। तो आपको ये पहले तय कर लेना है कि उसमें खड़ा हम जिस व्यक्ति को कर रहे हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं, यानी योग्यता रखता है कि नहीं रखता। योग्यता का मतलब कि पाठ पढ़ा लिखा है, उसके 95 से पहले के बाद के मतलब 3 बच्चे पढ़ाई क्वालिफिकेशन पूरी करता है कि नहीं करता है। वार्ड रिजर्व है, उसमें तो रिजर्व कैटेगरी का है कि नहीं है। वार्ड मान लो रिजर्व है, तो किस गांव में उस रिजर्वेशन कैटेगरी का एससी का कोई वार्ड रिजर्व है, उसमें पूरे गांव के जितने भी आपके मेंबर हैं उसमें कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। वोट तो पड़ेंगे वार्ड वाले के, लेकिन खड़ा किसी भी वार्ड में जाके हो सकता है। समझो आ गया नहीं हो सभी पे। एससी का मान लो 4 नंबर वार्ड आपका एससी का रिजर्व है, तो आप 6 नंबर वार्ड वाले एससी को लाके खड़ा करना चाहते हो तो हो सकता है, लेकिन वोट वही देंगे जो उसमें आपका खुद का वोट नहीं लगेगा। एरिनी का तो एक 12 नंबर वार्ड है, सब जगह एक जैसी व्यवस्था है। 12 नंबर वार्ड एरिनी का। एरिनी में एक मेंबर चुना जाना, वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता, सिर्फ वो एक मेंबर बन जाएगा बोर्ड का, बाकी वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता। अध्यक्ष के चुनाव में वोट जरूर डालेगा, खुद खड़ा नहीं। फाइनल प्रकाशन का तो फाइनल प्रकाशन में अलग अलग चरण का अलग अलग डेट है, कोई डेट नहीं। आज प्रथम चरण का है 19 तारीख को वार्ड वार 14 को प्रकाशन हो गया फर्स्ट चरण का, 19 को इसका फाइनल हो गया। आज कितनी है 19 का फाइनल। इससे अगले चरण का 20 तारीख है, इससे अगले का 21 है। ये लगातार है 22 दिन 5 दिनों में 23 तक सारे फाइनल हैं 19 है ना। वोट तो किला के बेटा ऑफिस में देखना हो 19 तारीख को 1 बजे तक आप फिर वो जांच करेगा 1 बजे के बाद में, और जांच करने के बाद में वो फाइनल सूची शाम तक प्रकाशित कर देगा। व्यवस्थापक के निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे इस फाइनल सूची, उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा। उसमें कोई गलत आ गया तो आ गया, सही आ गया तो आ गया, फिर वो वोट डालेंगे, फिर उसमें चेंज नहीं होगा। तो अभी मेरा इसलिए मैंने निवेदन किया कि आप जाकर के मतदाता सूची जरूर चेक करें। जैसे आपके खड़ा होंगे तो खड़ा सब हो गए ना, सूची में नाम हो, तो इसलिए आप चेक कर लें, उसको गलती हो सकती है। उसमें जो जिसको आप अब जिसको आप खड़ा करना चाहते हैं, इसमें रिजर्वेशन एससी की एक एससी रिजर्वेशन 2 महिलाएं रिजर्वेशन, एक एसटी का रिजर्वेशन 4। उस कैटेगरी के जो भी वार्ड है उसके लिए आप पहले कैंडिडेट निर्धारित कर लें, उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लें कि वो आपके पास है और उसके बच्चे मुख्य चीज 2 बातें, और वो खड़ा अगर करते हो तो 4 ड्यू लोनी भी नहीं होना चाहिए, ओवर ड्यू लोनी नहीं आना चाहिए। अगर खड़ा कर रही हो तो ओवर ड्यू लोनी वोट तो डाल सकता है, लेकिन खड़ा नहीं। ओवर ड्यू समझे ना, जिसका लोन अवधि पार हो गया है वो आदमी अगर आप खड़ा करना चाहते हो तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो वोट डालने का राइट है, वो खड़ा नहीं होता। तो ये 2-3 बातें आप जिस आदमी को खड़ा कर रहे हो तो पहले से तय कर लें, नहीं तो बाद में आप वहाँ जाओगे तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। एसटी साहब कई गांव में कोई नहीं बता देता हूँ वो धन्यवाद हो गया। ये प्रश्न है कि कई गांवों में क्या किया है, इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, ये सरकार की भी गलती है कि जिन गांवों में एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं है वहाँ कई जो सोसाइटियाँ हैं उन्होंने तो वहाँ रिजर्वेशन किया ही नहीं, वार्ड रिजर्व किया ही नहीं। 3 ही वार्ड रिजर्व है वहाँ, 2 महिलाओं के, एक एसटी का रिजर्व नहीं है। कई जगह एसटी का रिजर्व कर दिया, अब वहाँ जा कर दिया, वहाँ अगर एसटी का कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा तो वो वार्ड खाली रहेगा। अगर रिजर्वेशन नहीं किया हुआ है
फिर वो बारह उसमें सामान्य है चुनाव। ये आप देख लेंगे आपके रिजल्ट किया है कि नहीं, कई जगह कर दिया, कई जगह नहीं किया। अगर नहीं किया है तब तो कोई समस्या नहीं है, जनरल वाला चुनाव लड़ लेगा। अगर कर दिया है रिजल्ट तो फिर एसटी का लड़ सकता है, एसटी आपके पास है नहीं, वो वार्ड खाली है। जिसका आप फॉर्म भरवाना चाहते हो उसमें दो फोटो में अभी से आप खिंचा करके तैयार रखें, 2 फोटो और 8वीं का एक प्रमाण पत्र और चाहिए। दिक्कत आओ ही कई है क्यों पुरानिया के लिए 8 पढ़िया पर कट्ठा सर्टिफिकेट लाते हैं वो स्कूल बनाते हो और काम है और नहीं बड़ो कटाना पड़ोगा है तो दोनों काम पहली लाइन आरक्षण लगो ठीक होना पहले लाइन हाँ अरे ये ग्राम सेवा सहकारी समिति को दफ्तर है गोदाम होगा नहीं भट्टी होगा। हाँ कोई छोटी जगह है मान लो बैठे हैं उसके तो स्कूल आसपास को तय करने को व्यवस्था होगी। और तो प्रक्रिया जिनकी आप वोट गिरे गिरानी पे चाहे विधानसभा वगैरह चाहे पंचायत में गिरा बस आगे है कोई कार्यकर्ता बंधु कोई चुनाव संबंधी कोई बात पूछनी है, मैं तो एमपी साहब बैठे हैं तो पूछ सको, कोई दिमाग में पूछे मैं तो पूछ सकूँ। और कोई बात कहनी है, कोई माइक पर आ गई, कोई पार्टी इसमें सहकारिता गई इसमें चुनाव हमारा कहनी चाहे तो वो जो सब सुधार कोई है बोलो नहीं बात के या मैं स्टार्ट करूँ इस कार्यक्रम में हमारे मंच पधारे हमारे भुगतान जी पधारे हुए हमारे सभी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष सरपंच साहिबान प्रतिनिधिगण पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय बंधु नौजवान साथियों मित्रों प्रेस के जरिए आज तो हमने ये जो मीटिंग बुलाई है जैसा कि सुल्तान जी भी बता रहे थे करीब 11 साल बाद सहकारी समितियों के चुनाव सरकार कराने जा रही है और इस चुनाव को के बारे में सारी बातें विस्तार से आपको मेरी से पूर्व वक्ता को सुल्तान जी ने बताई थी। जहाँ तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का सवाल है, ये किसानों से जुड़ी हुई हमारी संस्था है और हमें ये मानकर चलना चाहिए कि किसानों से जुड़ी हुई हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसलिए इस चुनाव को हमें हर दृष्टिकोण से मजबूती से लड़ना चाहिए, हर दृष्टिकोण से इसके महत्व को हमें समझना चाहिए। जहाँ तक चुनाव का जो कार्यक्रम हमारे पास आया है, इस हमारे बागला विधानसभा क्षेत्र में और पूरे क्षेत्र में 5 चरणों में ये चुनाव संपन्न होना है। तो ये आज जो मीटिंग हमने बुलाई है, ये जो बुलाई है ये प्रथम चरण की, क्योंकि हमने निर्णय लिया पार्टी लेवल पर, पार्टी से जैसा निर्देश हमें मिला उसके मुताबिक हमने निर्णय लिया। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो निर्देश हमें मिले हैं वो हमारा पार्टी का भी ये मानना है कि सहकारिता के क्षेत्र में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसान के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इस किसानों की संस्था में हमारी बने, हमारी पार्टी की बने, ताकि आने वाले समय में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने में हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान इस क्षेत्र में हमारा बढ़ सके। और अभी तक पार्टी ने महसूस किया है कि जो भी किसानों की संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, चाहे गृह विक्रय सहकारी समिति हो, चाहे डेयरी से जुड़ी हुई संस्था हो,
चाहे हमारा आने वाले इसके बाद जो चुनाव होंगे कोऑपरेटिव बैंक के होने वाले हैं, ये शुरू से ही प्रथम चरण से ही हम इसके अंदर हमारी पार्टी की मजबूत भागीदारी बनाए, इस तरह का मान करके हमने इस चुनाव को प्रथम चरण की बैठक हमने जो बुलाई, इसमें 10 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 10 ग्राम सेवा सहकारी समिति, आज जो हमने इस प्रथम चरण में जो चुनाव होना है उसके लिए रूपसर, बानगढ़, बांगवा, छातीपुरी, बिराड़, मलकिया, सरदार दुर्गिया, डूंगराना, कलाना, गोधा में। ठीक इसी तरह से कल दूसरे चरण का जो चुनाव होगा उसके कार्यकर्ताओं की मीटिंग कल होगी, और ठीक इसी तरह से 5 चरणों की 5 दिन तक हम कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करके इस चुनाव की संपूर्ण जानकारी कार्यकर्ताओं को देने का काम करेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए आदरणीय सुल्तान जी भाई साहब को इसका प्रभारी भी किया गया है, ताकि हर तरह की जानकारी जिनकी आप सहकारिता से जुड़े हुए हैं, अधिकारी के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की जानकारी हमें आपका सहयोग हमें मिले इस चुनाव में। ये इस तरह से आपको इस कार्य की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके पार्टी ने आपको डाली है। और ये जो प्रथम चरण का चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव के लिए वैसे आप सभी जागरूक हो और इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन फिर भी चुनाव से संबंधित कोई भी बात आपको करनी हो, कार्यालय लेवल पर पूछनी हो, तो इस प्रथम चरण के चुनाव के लिए हमारे डूंगराना के मंडल अध्यक्ष सिंह जी फुड़ौलिया को प्रथम चरण के लिए ये कार्य देखने के लिए उनकी पार्टी ने पक्ष लगाई है प्रभारी के तौर पर, और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी आदरणीय सुल्तान जी को लगाई है। तो सुल्तान जी के नंबर भी आप लिख लें, किसी भी भाई को कोई जानकारी लेनी हो तो सुल्तान जी के नंबर 702 320 38 19 7023203819 ये सुल्तान जी का नंबर है। और इस प्रथम चरण के प्रभारी के तौर पर ऑफिस में आपको कोई जानकारी लेनी हो तो भीम सिंह जी के नंबर 9828764404 98288646 ये कोई भी जानकारी नामांकन पत्र से संबंधित या कोई भी बात आपको करनी हो तो आप इस फोन कॉल के लिए दफ्तर में आप उनसे मिलकर आप कर सकते हैं। जहाँ तक ये चुनाव का कार्यक्रम है, ये प्रथम चरण का चुनाव, प्रथम चरण का जो चुनाव होगा इसमें जो मतदाता सूची का प्रकाशन वो 14 तारीख को इसका हो गया, और सूची के ऊपर जैसा कि सुल्तान जी ने आपको बताया किसी तरह की कोई आक्षेप, कोई नाम किसी का रह गया हो, कोई वोट किसी का रह गया हो, कोई नाम में आपत्ति हो, तो वो 19 तारीख को 1 बजे तक आप उसमें लिख करके व्यवस्थापक जो भी कोऑपरेटिव के हैं लोगों को दे सकते हैं। ये इस तरह का कार्यक्रम इसमें रहेगा। बाकी इसके बाद की जो प्रक्रिया रहेगी, प्रथम चरण का जो चुनाव है उसकी आप जो लोग बैठे हो प्रथम चरण वाले उसमें पर्चा भरना, इसको नामांकन करते हैं, पर्चा भरने का समय जो रहेगा वो 24 तारीख को 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रथम चरण की जो हमारी सोसाइटियों के आप साथी बैठे हो, आपका नामांकन पत्र यानी चुनाव का पर्चा भरने का समय जो है वो 24 तारीख, एक दिन का समय रहता है। इसमें 24 तारीख 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप पर्चा दाखिल कर सकते हो। 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक इसकी नामांकन पत्रों की जाँच हो जाएगी, और 24 को ये शाम के 5:30 बजे तक कोई नाम वापस लेने की प्रक्रिया है कोई करे तो वो समय रहेगा। और आपका प्रथम चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है, और 1 तारीख को पोलिंग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप वोट डाल सकते हो। और अगले दिन 2 तारीख को यानी 2/12/2022 को सुबह 10 से 11 बजे तक जो है वो चुनाव रहेगा, आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये सारी जानकारी आपको देने के लिए, वैसे आपके पास जानकारी आई ही है, फिर भी ये जानकारी देने के लिए अपनी मीटिंग से बुलाई है। तो आप सभी कार्यकर्ता प्रथम चरण का जो चुनाव के जो 11 सोसाइटी में साथी बैठे हो, 10 सोसाइटियों के साथी बैठे हो, इन 10 सोसाइटी का कार्यक्रम ये सारा का सारा आपको। अब मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो स्थिति वार्डों की है, इस बार का चुनाव जो है वो नए तरीके से हो रहा है। पहले जो चुनाव हुए
बैठ के, क्योंकि इसमें प्रथम बार वार्ड बनाए गए हैं 12 वार्ड, यानी 11 वार्ड तो ऋणी जो लोन लेने वाले जो सदस्य हैं उसके 11 वार्ड, और एक वार्ड रहेगा एरिडी का, जो एरिडी सदस्य है उनका एक अलग से वार्ड रहेगा। और इन 11 वार्डों में 2 वार्ड आपके महिला के लिए आरक्षित रहेंगे, एक वार्ड शेड्यूल कास्ट का अनुसूचित जाति का यानी SC कोटे का रहेगा, और एक वार्ड कहीं अगर ST के मतदाता हैं यानी शेड्यूल ट्राइब के हैं तो उनके लिए रहेगा। ये सब जगह नहीं है, कहीं कहीं ST का भी वार्ड रखा गया है। तो इसमें कुल मिलाकर के 2 महिला वार्ड, एक SC वार्ड और एक ST का वार्ड, बाकी एक रहेगा आपका एरिडी का, बाकी सामान्य वार्ड। इसमें 8वीं पास पढ़ाई की योग्यता रहेगी, 8वीं पास की। 8वीं पास से कम का कोई भी मतदाता है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो 8वीं पास की मान्यता कम से कम, कितना ही पढ़ा लिखा हो, 8वीं की मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। और जो 3 बच्चों वाला नियम 1995 के बाद ये तीसरे बच्चे वाले जो कंडीशन जो आमतौर पर पंचायत चुनाव में ये नियम है, ये तीसरे बच्चे वाला भी नियम रहेगा, इसका भी ध्यान रखें। और इसमें जो 11 वार्ड अध्यक्ष जो बनेगा वो 11 में से बनेगा, जो एरिडी सदस्य है वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और इसमें जो वार्ड है दूसरे वार्ड से भी, ये भी इसमें नियम है, तो जरूरी नहीं है कि उस वार्ड में अपना कैंडिडेट का सदस्य रिजर्व को छोड़ करके दूसरे वार्ड का, मान लीजिए आपके पास कोई वार्ड नंबर 2 है, उसमें कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, तो दूसरे वार्ड से भी आप उस सदस्य को अपनी पार्टी से खड़ा करके चुनाव लड़ा सकते हो। यदि रिजर्व है उसमें भी लड़ सकते हो, उसका प्रमाण पत्र। तो 2 मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि एक तो आप देख लियो कि जो रिजर्व वार्ड से वो अनुसूचित जाति को है चाहे अनुसूचित जनजाति को है, बिंगो प्रमाण पत्र जो है ना वो जे थे जने कैंडिडेट तैयार किया वो भी निकाल कर लो, देखो प्रमाण पत्र सट लगाओ, वो प्रमाण पत्र नए बने हुए तो बनवा ले। ऑनलाइन बने वरना आजकल 10 को ऑनलाइन नहीं हो तो ऑफलाइन भी बना दे, ऊपर वो बनावा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। तो प्रमाण पत्र पर ध्यान दो कि SC या ST कोटे को कोई कैंडिडेट देने थे लड़ना चाहो, देखो प्रमाण पत्र की तैयारी आज ही कर लो, प्रमाण पत्र करने हैं तो ठीक है। और प्रमाण पत्र के अलावा दूसरी चीज 3 बच्चा वाला नियम है, इनके बारे में एतराज करते बोला भी अंदर कोई एतराज करे वो 3 बच्चा वाला भी कागज दिखाना पड़ेगा, साबित करनी पड़ेगी। कोई या तो कोई जन्म तिथि हुआ भी गिरे सर्टिफिकेट हुआ या कोई आधार कार्ड पर कठिन कोई यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई हुआ वो तो वो पेश करके परतो कोई प्रयास कर सके, वरना तो एफिडेविट दिया अभी बाद में बात की बात है तो अलग। अभी अंदर सर्टिफिकेट वाली बात ध्यान कर लो कि 8वीं पास को सर्टिफिकेट वो हर कैंडिडेट पर लागू है, या तो झारखंड अगर 10वीं की पढ़ी है तो ठीक है, कोई क्या नाम बोला मार्कशीट 10वीं मार्कशीट तो डेट ऑफ बर्थ देनी है, या बोर्ड का प्रमाण पत्र हो, या कोई जैसे स्कूल की छोटे TC हो, तो वो प्रमाण जो है ना 8वीं पास को कम से कम को 2 तैयार कर लियो। पहले 2 चीज ध्यान रखना है, एक तो 8वीं वाला प्रमाण पत्र पहले तैयार कर लियो, दूसरा SC और ST की सीट है जयपुर लड़ाना तो प्रमाण पत्र जाति को तैयार कर लियो, 2 चीज अपनी विशेष तैयार कर। पार्टी के कार्यकर्ता वार्डों में जीत करके आई, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी बोर्ड अपना बढ़े, ये हम सबको मिलकर के प्रयास करते हैं। और दूसरी एक छोटी सी बात साफ ही है कि समान विचारधारा के लोग गाँव में कई जगह ऐसी स्थिति की है, कुछ सोसाइटी ऐसी भी मिलेगी जहाँ हम एक बैलेंस की स्थिति में ये देखें कि समान विचारधारा के लोग बिल्कुल हमारे से ज़्यादा भाई अपना शीश मीर करके बढ़ावा
तो सीधी लड़का भी बतला के कोई बार को सब समझो यो कि जो मेन लड़ाई है वो आपने की सके हम बताने दूर को नहीं बात सालों में तो हमारे हरिप्रकाश जी ने बता दी क्या एक नई बीमारी जो है ना इन्हें कम से कम दूर करने का प्रयास करो अपने चुनाव को मेन मकसद क्योंकि ये जो चीज है कि ये किसान की हित नहीं है। आज इस तरह के हालात आपने इनके राज्य में देखिए, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें, खाद के लिए लोगों को दुनिया भर की परेशानी या झेलनी पड़ी, ऋण लेने के लिए दुनिया भर की परेशानियाँ, क्योंकि ये सारी परेशानियाँ जो है इसका कारण यहाँ का लोकल, एक तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की चुनी हुई सरकार और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि की किसान विरोधी नीतियाँ, जिसके चलते लगातार किसानों को दिखते आई। तो कोशिश ये करें कि हमारा जीत करके आए कैंडिडेट और बाकी समान विचारधारा के लोगों से बैठ करके कोई समझौता भी करना पड़े तो भी उसमें पार्टी हित को ध्यान में रख करके आप उस फैसले को जो है पार्टी हित को ध्यान में रखें, पार्टी का स्वाभिमान बना रहे, पार्टी का मान और सम्मान बना रहे। ऐसी स्थिति में समान विचारधारा के लोग यदि हम चुनते हैं तो वो भी बैठ करके आप डिसाइड कर सकते हो। और बाकी कई बार कोई निर्विरोध में आने की बात की आती है तो निर्विरोध की बात तो भाई गाँव हित की बात है। तो निर्विरोध में तो देखो पूरा गांव कोई निर्णय करे तो सर्वसम्मति की बात कर देखो, सम्मान हमेशा होता है और करना भी चाहिए, अपन को दिक्कत को नहीं। ये तरीके में चुनाव में जरूर का प्रयास करना आदमी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा दी जाए, क्योंकि ये तो अब अध्यक्ष बनेंगे आने वाले समय में, फिर बैंक के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं और भी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए संस्था से अनेक चुनाव जिले लेवल तक के होने हैं। तो अभी तो मैं ध्यान यार बात में यार डायरेक्टर किया पड़ गया, अपन लोग बने फलाना बने, तो भाई पहले शुरू कर दो वो देखिए जड़ में वो तो लागे है आज तो लागे लागे नीचे मैं भी पानी डालता हूँ, खाद देना शुरू करूँगा तो ही जाए पेड़ बढ़ेगो। ये बात को ध्यान रखियो। बाकी इस कोऑपरेटिव चुनाव से हट करके दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूँगा। एक तो धरना चल रहा है हमारा एसडीएफ कार्यालय के आगे, हमारी पार्टी की तरफ से किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से एक धरना, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो क्लेम है उसको लेकर के चल रहा है लगातार 6-4 दिन हो गए, आज 19वां दिन है और बड़ी सफलता से कार्यकर्ता उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा धरने पर भी जो है समय समय पर आप जब भी भागना आए या समय निकाल करके आए, किसानों के हित की बात है, उस धरने में भी आप जो हमारा किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठे उनका साथ दें, ताकि इस किसान के हित की लड़ाई को हम बीमा क्लेम की लड़ाई को हम लड़ सकें, जीत सकें। ये भी आपका प्रयास रहना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण सूचना मेरे आपके लिए रहेगी, हम सबके लिए रहेगी कि ब्लॉक नंबर 3 मुलसरी सरदारगढ़िया, ये एक ब्लॉक है, वहाँ से ये सीट 80 महिला की सीट है। इसका चुनाव 25 तारीख को इस ब्लॉक का चुनाव होगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव भी एक तरह से भाद्रा की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा, ये भी आप मान करके चले। ये महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें भी मुलसरी सरदारगढ़िया के चुनाव, चूंकि सरदारगढ़िया पंचायत के साथी तो आज इस मीटिंग में भी पधारे हुए हैं, क्योंकि आज मीटिंग में उनका नंबर है। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक कार्यकर्ता एक वोट के लिए आप संघर्ष करके, मेहनत करके, भागादौड़ी करके हमारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती संतो देवी, जो कि भूप सिंह धाना की धर्मपत्नी, उनको पार्टी उम्मीदवार बनाया, अधिकृत उम्मीदवार हमारी पार्टी की, तो उनके फूल का निशान है। तो एक वोट के लिए और दूसरे सरदारगढ़िया मुलसरी के अलावा भी आप पूरी क्षेत्र से आए कार्यकर्ता बैठे, किसी भी गांव से या आप लोगों की किसी की भी कहीं रिश्तेदारी, जान पहचान, भाईचारा कहीं भी इस ब्लॉक में हो तो एक वोट, क्योंकि एक दिन से गड़ा पड़ता है, एक वोट की कीमत होती है। एक वोट भी यदि आप नहीं दिला पाओगे तो बहुत बड़ा काम आप पार्टी के लिए कर पाओगे। एक वोट भी दिला पाओगे तो बहुत बड़ा काम आप पार्टी के लिए कर पाओगे। तो उस चुनाव के अंदर आप ब्लॉक के चुनाव में भी मुलसरी सरदारगढ़िया की पंचायतों में जाकर के एक वोट के लिए आप जो है कोशिश करें, एक कार्यकर्ता रखें उसमें, ताकि चुनाव जीत करके एक नई दिशा इस पार्टी को और इस क्षेत्र को दी जा सके। ये भी मैं आपसे निवेदन करूँगा। बाकी इस इलाके के जो हालात, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। अभी जैसा कि बताया गया, आज जो चर्चा सुबह में आया, आने के बाद पता चला कि एक मर्द महिला की इस तरह से सरेआम हत्या इस भाद्रा कस्बे के अंदर हुई है। उसका
कार्रवाई की, यहाँ पोस्टमार्टम वगैरह देखने से बात की चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस बात का द्योतक है कि यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार हम काम करें और इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ और इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लड़ाई करें। ये निवेदन करते हुए मैं आपसे पूरा निवेदन करूँगा कि इस चुनाव की तैयारी में आप लग जाएं। और अब यहाँ से ये मीटिंग का समापन करने के बाद आप लोग एक बार कि आप आए हो तो 10 मिनट का समय, क्योंकि आप वापस पधारते रहे उससे पहले 10 मिनट का समय आप धरने पर भी दे के जाओ, वो संभालो कार्यकर्ताओं को। और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर और भादरा में प्रथम चरण की सहकारी समितियों के चुनाव के बारे में चर्चा हुई, वार्ता हुई और पूरी जानकारी दी गई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।